So good morning all. We are going to start our DVA concept. It's a first session. So we have all the other participants also. So it's in recording mode. Okay. So we are going to learn today RDBMS. So it is very simple and straightforward as name suggests. RDBMS means Relationship Database Management System. ठीक है, तो रिलेशनशिप डेटा मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उसमें जो डेटा सेव होता है बेसिकली वो टेबुलर फॉर्मेट में होता है. ठीक है, टेबल फॉर्मेट क्या होता है, जैसे आप सब लोग जानते हो जनरली हम लोग एक्सेल पे जब हम काम करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक्सेल में डेटा हमेशा कैसे होता है, रो और कॉलम्स होते हैं. राइट, तो रो कॉलम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है. राइट, जैसे अगर मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे तो रो मतलब आपका जो हम हॉरिजेंटली लिखते हैं और कॉलम क्या जो हम वर्टिकली लिखते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही आरडीबीएमएस में क्या होता है कि आप हॉरिजेंटली और वर्टिकली लिखते हो, तो जो हॉरिजेंटली लिखते हैं उसको हम कॉलम्स बोलते हैं. ठीक है, मतलब नहीं नहीं मतलब कॉलम फर्स्ट रो विल बी अ कॉलम नेम, फर्स्ट रो विल बी द कॉलम नेम. सो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे एक्सेल शेयर करता हूं या मैं दिखाता हूं यहाँ पे मैं व्हाइट बोर्ड की जगह एक्सेल सेलेक्ट करता हूं, देन विल सी हाउ इट्स वर्क. ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं फिर बताओ मुझे. Make sure your phone should be switch off mode or डिसेबल मोड, सो वी विल नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन. ठीक है, तो देख रहे हो आप जैसे मैंने एक्सेल खोला है, मैं एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रहा हूं, तो जब भी हम ठीक है, सो इन दिस एक्सेल दिस इज द रो. ठीक है, रो होता है. ठीक है, तो जब भी हम कोई भी डेटाबेस में नया रिकॉर्ड डालते हैं, सपोज करो मैंने एग्जांपल के लिए एक रिकॉर्ड डाला, मुझे ना आज के पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट डालनी है, उनके नाम डालना है, तो मैंने एक टेबल बनाऊंगा. तो उसको क्या बोलेंगे, टेबल जैसे मैंने बनाया, मैंने कहा आज मीटिंग की मुझे एक टेबल बनानी है, मीटिंग टेबल. ठीक है, मैंने एक सिंपल टेबल बनाई, उस मीटिंग टेबल में मैंने क्या लिखूंगा, मीटिंग टाइम. ठीक है, सो पार्टिसिपेंट्स नेम. ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर. ठीक है, एंड पार्टिसिपेंट ईमेल. सो मैंने ये टेबल बनाई. सो व्हाट विल मीन दैट जैसे हमने आज मीटिंग ली, तो टुडे इज आवर फर्स्ट मीटिंग. ठीक है, participant name, let's say we have some participants, let's say Dev, and then we can put their phone number and their email, dev@email.com. right, so अभी आप देख रहे होगे the header will remain same. so this header consider as a column name. ठीक है, so column name में क्या होगा, कॉलम नेम में आपका ये हेडर होगा और कॉलम नेम होगा. तो कॉलम जब भी हम टेबल बनाएंगे हमेशा एक कॉलम नेम होगा, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होगा. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने कॉलम नेम में टेलीफोन में कुछ और डाल देंगे. आप सपोज करो ये एक टेबल बन गई, अब हमने एक टेबल और बनाई डेटाबेस में. सपोज करो मैंने टेबल बनाई मीटिंग टास्क. ठीक है, तो अब हमने मीटिंग टास्क बनाई, तो मीटिंग टास्क में मैंने टास्क नंबर 1 लिखा. टास्क नंबर 1, उसमें मैंने लिखा कि इंस्टॉलेशन. ठीक है, फिर मैंने लिखा स्टेटस. अब यहाँ पे मैं लिख दिया स्टेटस. जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेंट वाली टेबल में डाला कि किसने कितना कितना कर लिया. एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा कि मीटिंग टास्क जो थी, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टास्क 1 मैंने अंकुर को असाइन किया या देवर्स को असाइन किया, टास्क नंबर 1. तो इन दोनों टेबल के बीच में हमने एक रिलेशनशिप बना दिया. तो अगर हम इन दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे तो हम एक रिलेशनशिप के साथ में देखेंगे. तो दिस टेबल इज कंसिडर एज अ रिलेशनशिप डेटाबेस. तो ये टेबल, ये अलग टेबल है, ये अलग टेबल है. कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार फिर पूछ लो. दो अलग अलग टेबल बनाइए, क्योंकि मैं एक्सेल पे लिख रहा हूं बट ये दो अलग अलग टेबल है. दिस इज कंसिडर एज ए सिंगल टेबल. ठीक है, तो इसमें डेटा कैसे सेव हो रहा है आपका,
ये आपकी दूसरी टेबल है। इन दोनों के टेबल के बीच में क्या है, रिलेशन है। तो जब भी हम डेटाबेस सेव करते हैं उसके बीच में हमेशा रिलेशनशिप भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट। अब रिलेशनशिप डेटाबेस की मैं बात करता हूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमें की जरूरत पड़ती है। कोई ना कोई रिलेशनशिप की होना चाहिए, कोई कांस्टेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप जब हम डेटा सेव करें तो यूजर उसमें गलत डेटा ना सेव करते। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ऐसे डेटाबेस सिस्टम हैं जो इस पर सपोर्ट करते हैं। तो उसमें से एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, एमएस एसक्यूएल। एमएस एसक्यूएल क्या है, प्रोप्राइटरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशन सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद दूसरा सॉफ्टवेयर आता है इसी रिलेशनशिप में, माई सिक्वल। सो माई सिक्वल इज प्रोप्राइटरी ऑफ, इट्स कम्युनिटी एडिशन, ऑल्सो यू कैन गेट द एंटरप्राइज एडिशन। मैं एडिशन और वर्जन पर लेटर ऑन जाऊंगा, बट अभी मैं दिखा रहा हूँ कौन कौन से ऐसे डेटाबेस सिस्टम है जो रिलेशनशिप डेटाबेस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है DB2 जो IBM की प्रोप्राइटरी है। तो DB2 को हम LUW भी बोल देते हैं। LUW का मतलब होता है लाइनक्स यूनिक्स विंडोज। सो इट विल सपोर्ट ऑल द वर्जन्स, ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो MS SQL भी आपका यूनिक्स लाइनक्स को सपोर्ट करता है 2017 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो अभी इसके वर्जन डिस्कस करेंगे हम लोग और इसकी एडिशन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपने ओरेकल का नाम सुना होगा, सो ओरेकल आल्सो RDBMS कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेस हैं। तो एग्जांपल के लिए हम एक काम करते हैं, एक इमेज ओपन कर लेते हैं, सो यू विल गेट ऑल द डिटेल, राइट। सो इजी हो जाएगा, आपको उसके लोगो भी समझ में आ जाएंगे और उसकी एक आइडिया भी लग जाएगा, ठीक है। फिर हम जाएंगे कि हमें डाउनलोड क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो अगर मैं RDBMS सर्च करता हूं तो आप देखोगे ना, इसमें आपको बहुत सारे फ्लेवर मिल जाएंगे। तो देखो, जैसे मैंने एक इमेज ओपन की है, आप लोग बताओ, आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो जिस इमेज में आप देखोगे, तो ये जो डेटाबेसेस हैं जो मैं अभी रेफर कर रहा था, MS SQL, Postgres, Sybase, MySQL, Oracle, these are some of the example, ठीक है, and IBM DB2, these are the some of the example of RDBMS। अब RDBMS हमने सिर्फ इतना समझा कि हम उसमें डेटा सेव कैसे करते हैं, रिलेशनशिप क्या होता है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, फिर मैं आगे चलता हूँ। नहीं। एनी डाउट, जस्ट एक्नॉलेज। अक्षय साइड इज नो। ओके, anyone else, any doubt? Okay, so I am consider this silence as a okay. Okay, great. Okay, so अब हम बेसिक समझते हैं कि RDBMS हमने डेटा सेव किया, बट IDMS में और क्या डिफरेंस होता है, उसका काउंटर पार्ट क्या होता है, जिसको हम समझना चाहते हैं। तो ये जो RDBMS होता है, इसको हम दूसरी भाषा में एक चीज और बोल सकते हैं, SQL। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर डेटा है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल टेबल बनाई गई हैं और इन मल्टीपल टेबल्स में आप देख रहे हो इनके आपस में कनेक्शन है, राइट। आप देख रहे हो ना, इनमें इनमें लाइन खींची हुई है, इसमें कनेक्शन है, सॉरी ये यूट्यूब है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये टेबल है, ये टेबल है, ये टेबल है, इनके आपस में समवेयर सम कनेक्शंस है, तो इनमें रिलेशनशिप है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन। तो जितने ज़्यादा टेबल बनाओगे, फर्दर एक्सटेंड करोगे, उतना अच्छा डेटाबेस डिजाइन माना जाता है। तो ये काम बेसिकली डेवलपर का होता है। सो व्हाट इज द DBA वर्क नाउ, सो वी विल डिस्कस दैट आल्सो इन लेटर ऑन पार्ट, ठीक है। सो अब हम बात कर रहे थे, अब सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे क्या, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पढ़ना क्या है, राइट। सो मैंने एक्सेल खोल रखी है, इसमें हमें जो टेक्नोलॉजी पढ़नी है वो पढ़नी है MS SQL, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। तो एज यू नो, ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी है और इसका स्टार्टिंग जो हुआ था ना, अगर हम बात करें तो आज से 25 साल पहले ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया था, ठीक है। और 25 साल से लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है, हम MS SQL में काम क्यों करते हैं, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, इसका यूज क्या है, क्यों करते हैं इसका काम, ठीक है। तो MS SQL हमें सपोर्ट करता है, MS SQL ही नहीं, कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस सिस्टम होता था, आपने नाम सुना होगा, MS एक्सेस।
तो MS एक्सेस में भी क्या करते थे, हम फॉर्म बनाते थे और डेटा सेव करते थे। और कई बार क्या करते हैं, छोटे छोटे शॉपकीपर या छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं अपना डेटा, या नॉर्मली कई ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस हैंडल करना भी अपने आप में बड़ी चीज होती है, तो वो एक्सेल पे सेव करते हैं। ठीक है, तो MS SQL का पर्पज क्या है, हम इसको यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत है। तो आप देखोगे, आप सबसे ज्यादा कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, एग्जांपल के तौर पे हम सब लोग शॉपिंग करते हैं, राइट। जैसे हम फ्लिपकार्ट यूज करते हैं, जैसे हम तुम्हारा, एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, आरडीबीएमएस। ठीक है, आरडीबीएमएस में मैं बता रहा था कि ये रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें सारी टेबल्स का आपस में रिलेशन होता है। ये कंपलसरी नहीं है कि सारी टेबल आपस में कनेक्टेड होती हैं, बट देयर विल बी सम देयर विल बी सम देयर विल बी सम रिलेशनशिप बिटवीन अदर टेबल्स। ठीक है, ठीक है। सो बताना, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको तो, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आरडीबीएमएस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, उसमें आप देखोगे उसमें कौन कौन से फ्लेवर्स होते हैं। MS SQL जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोप्राइटरी है, ओरेकल जो ओरेकल की प्रोप्राइटरी है, पोस्टग्रेस ये ओपन सोर्स है। दोनों का क्या फर्क होता है, ओपन सोर्स माने जो फ्री में अवेलेबल है मार्केट में, जिसके लिए पैसे नहीं देने हैं। MySQL ये भी फ्री अवेलेबल है, जिसको हम दूसरी भाषा में कम्युनिटी एडिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, IBM का DB2 और साइबेस। साइबेस पेड वर्जन है, प्रोप्राइटरी है। IBM का DB2 भी प्रोप्राइटरी एज नेम सजेस्ट, और MS SQL भी है। अब प्रॉब्लम क्या हुई, जब मार्केट में कम्युनिटी एडिशन अवेलेबल थे, तो कई बार इस चीज से बड़ी कंपनियां, उनको भी कंपटीशन मिल रहा था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज को अवॉइड करने के लिए अपने एक वर्जन निकाला, जिसको नाम दिया उन्होंने एक्सप्रेस एडिशन। सो एक्सप्रेस एडिशन में क्या कर सकते हो आप, कुछ कुछ काम कर सकते हो जो नॉर्मली एक बिजनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं, देयर विल बी नो चार्ज। ठीक है, बट आपको लिमिटेड फंक्शनैलिटी मिलेगी, जैसे उसमें आपको एजेंट सर्विसेज अनेबल नहीं कर सकते। सो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी यू विल गेट। ठीक है, अब मैंने अभी क्या किया है, मैंने SSMS इंस्टॉल किया है। सो SSMS के पहले मैं बता देता हूँ, सब लोग रेडी है विद देयर लैपटॉप। जिनके पास इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो गई है उनको कोई दिक्कत नहीं है, जिनके पास नहीं हुई है मैं उनको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले वो क्या करो, ये वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, दिख रहा है मेरा स्क्रीन आपको, ठीक है। सो मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको, तो ठीक है, ये वाली वेबसाइट है, मैं पिंग कर देता हूँ आप लोगों को। तो ये अपन डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे फर्दर। ठीक है, स्टॉक करनी पड़ेगी आपको, क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, यहां से हम माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं 2019। सो क्यों बोल रहा हूँ 2019 डेवलपर एडिशन ऐड करने के लिए, ये आप सीधा फ्री में एडिशन ऐड मतलब डाउनलोड कर सकते हो। डेवलपर एडिशन, एक्सप्रेस एडिशन नहीं लेना है। सो डेवलपर एडिशन में क्या फायदा होता है कि आपको एंटरप्राइज एडिशन के फीचर्स मिल जाते हैं, बट इसको आप प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, मतलब कमर्शियली यूज नहीं कर सकते। तो डेवलपर एडिशन ऐड करने से, यूज करने से हमें ये सारे फीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो हम आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास कम से कम 2 GB रैम होनी चाहिए। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट वो भी मैं डिस्कस करूंगा, तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। दूसरा, ये जो SQL सर्वर 2019 है, ये विंडोज को भी सपोर्ट करता है, यूनिक्स को भी, लाइनेक्स को भी करता है, और डॉकर्स को भी करता है। सो डोकर कंटेनर का क्या मतलब होता है, जो जो हम क्लाउड पे पढ़ते हैं ना, तो क्लाउड में क्या होता है, हम छोटे छोटे इमेजेस बना के रख लेते हैं, तो हम उन छोटे छोटे पीसेस को जहां जरूरत होती है वहां यूज कर लेते हैं। तो हमें सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर पीसेस मिल जाते हैं, उनको डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं। तो डॉकर में हम ज्यादा डिटेल नहीं जाते हैं, हम अभी कंसर्न है हमारा कि हम किस पे इंस्टॉल करेंगे। तो हम माइक्रोसॉफ्ट MS SQL को विंडोज पे इंस्टॉल करेंगे। विंडोज का मतलब जो हम डेली यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मैं अपनी फिर से एक्सेल शेयर कर रहा हूँ।
बंद कर दी क्या एक्सेल? नहीं यूज कर लो। अंकित? तुम्हें सुनाई पड़ रहा है ना? करण समझ में आ रहा है? हाँ गौरव, सुनाई पड़ रहा है। समझ में आ रहा सुनाई है? पड़ रहा है सर। हाँ आ रहा है आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड। सो अब मैं क्या बात कर रहा था, एसक्यूएल, ठीक है, एमएस एसक्यूएल, ठीक है। तो एमएस एसक्यूएल जैसे मैंने कि बताया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें मैंने डबल एस लिख दिया, राइट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, एडिशन और वर्जन और एडिशंस, ठीक है। वर्जन, सो जहां से अगर मैं बात करूं इसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, तो अभी जैसे कि हमने देखा इसका करंट वर्जन है 2019, ठीक है। अगर हम 2019 में देखेंगे तो हर एक सॉफ्टवेयर का एक अपना अपना बिल्ड वर्जन होता है, जिसको हम पैच वर्जन भी बोल सकते हैं। तो जो पैच वर्जन जब रिलीज होता है ना, तो उसको हम आरटीएम बोलते हैं, ठीक है, रिलीज वर्जन, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट 2019 का जो रिलीज वर्जन है, अगर हम इसको रिवर्स में लिखते हैं तो यहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस एसक्यूएल 70 लॉन्च किया था, ठीक है, जिसको हम 70 बोलते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आया एसक्यूएल 2000, इसका वर्जन हुआ 70.0। इसके बाद जो वर्जन आते जाएंगे वो पैचेस आएंगे, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिर आया 2000, इसको हम बोलते थे 80 वर्जन, ठीक है। फिर आया 2005, इसको हम बोलते हैं 90, ठीक है। होपफुली ये सबको पता है, मैंने सबको बताया, क्योंकि मैं हमेशा ये क्लियर इसलिए कराता हूँ जिससे तुम एसक्यूएल इंस्टेंस जब कनेक्ट होगी तो तुम आसानी से पहचान जाओगे कि कौन सा वर्जन है। कई बार यहाँ पर लोग मिस्टेक करते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा फीचर कहाँ पे सपोर्ट करता है, नहीं करता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि जब नया कोई भी नई चीज आती है मार्केट में, कोई भी नया सॉफ्टवेयर आए, प्रोडक्ट आए, तो उसमें कुछ ना कुछ नए फीचर्स होते हैं पुराने की अपेक्षा, राइट, तभी नया लॉन्च होता है, ठीक है ना। कई बार उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर चेंज होता है, कई बार उसकी एल्गोरिथम चेंज हो जाती है, कई बार उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, राइट। तो 2008 का जो वर्जन होता है उसको हम 100 बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब हम हैंड्स ऑन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद एक 2008 का वर्जन भी आया था, उसमें R2 वर्जन आया था, 2008 R2, ठीक है। इसका वर्जन होता है 105 बेसिकली। इसके बीच में फिर उसके बाद 12 आ गया, 12 का वर्जन होता है 110, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो बीच में पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद 14 आ गया, 14 का वर्जन होता है 120। मैं 0x इसलिए लिख रहा हूँ, इसके बाद इसके फर्दर बिल्ड आते हैं जिसको हम पैचेस बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि हम माइक्रोसॉफ्ट में कोई विंडोज पैच करते हैं तो उसका फर्दर वर्जन चेंज हो जाता है, जिसको हम बिल्ड वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया 16 मार्केट में, 16 2016 में आया, इसलिए 2016 वर्जन बोलते हैं। तो इसका जो वर्जन है, बेस वर्जन है, वो 130 है। फिर उसके बाद आया 17 ऑनवर्ड्स, 2017 ऑनवर्ड्स माइक्रोसॉफ्ट ने फैसिलिटी दे दी, क्योंकि 2017 जो वर्जन स्टार्ट हुआ मार्केट में, उसको आप लाइनक्स पे भी इंस्टॉल कर सकते थे। इन वर्जन तक आप विंडोज में कर सकते थे, लेकिन 17 के बाद इन्होंने आपको LUW का फीचर दे दिया। LUW का मतलब लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज सब पे इंस्टॉल कर सकते हो 2017 को और 2019 को, ठीक है। इसका बेस वर्जन क्या होता है, 15x। तो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, देन वी कैन मूव फर्दर, ठीक है। सो साइलेंस कंसिडरिंग एज यस, ठीक है। सो ये हमारे वर्जन हो गए, सबको लिंक मिल गई है। 15 होता है 150 होगा, मतलब 15। हाँ, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स 15 ही होता है, मतलब मोटा पढ़ते 15 है, बल्कि 15 नहीं है, 15 ही होता है, ठीक है। बेसिकली हमने 1900 इसलिए लिखा है, लेकिन ये इस तरह से होता है, एक्चुअली 13.0 होता है, यहाँ ऐसे होता है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। तो तुम्हें याद रहेगा ना, 70 के सीक्वेंस में चले थे ना, 70 से स्टार्ट हुआ था, इसलिए 80, 90, 100, 105, 110, 120, 130, 140, इसलिए ऐसे लिख दिया, बट इट इज बेसिकली लाइक दैट,
ऐसे होता है, ठीक है। तो वर्जन हमेशा 11 12 ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। सो अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। गुड टू गो और नो? एक्नॉलेज करो यार। हेलो, क्लियर है, कोई नहीं। बाकी सबको क्लियर है? ओके ओके क्लियर है। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो आरडीबीएमएस समझ में आ गया। अभी करण लेट ज्वाइन किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरडीबीएमएस करण हमने थोड़ा सा बताया था। आरडीबीएमएस का मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जो टेबल होती है ना वो आपस में रिलेशनशिप में होती है, जिससे क्या होता है, डेटा कंसिस्टेंट होता है और आपका डेटा की एक्यूरेसी होती है। तो अब जो डेटाबेस एमएस एसक्यूएल सर्वर है वो क्या सपोर्ट करता है? एमएस एसक्यूएल सर्वर सपोर्ट करता है एसिड प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है, ठीक है। ये थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे, फिर आपको वहां से बताना शुरू करेंगे। आप लोग अपने पास नोट भी बना लो, पेपर पेन ले लो और लिख लो, और इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फर्दर भी देख सकते हैं, ठीक है। एसिड प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपन जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा टाइम मतलब वो हो जाएगा। एसिड क्या होता है, ठीक है, तो फटाफट समझ लेते हैं। बहुत अच्छी चीज है, अगर हमें एक बार समझ लेंगे ना इस चीज को, सो इट इज वेरी गुड फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। एसिड का मतलब होता है एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। एज नेम सजेस्ट एसिड, एसिड याद रखो, एसिड का मतलब क्या, एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। तो इसका क्या मतलब होता है? एटमोसिटी मतलब क्या? तो एटमोसिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप लोग कभी बैंक जाते हो, बैंक में गए और एटीएम से आपने पैसे निकाले, ठीक है। पैसे निकालते हैं तो या तो पैसे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, दो ही चीजें होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सिस्टम में पैसा फंस गया है या कुछ हो गया है, वो ट्रांजेक्शन या तो कंप्लीट होगी या रोल बैक होगी। तो उसमें दो ही फ्लैग होते हैं, यस और नो। अगर पैसा फंस भी गया तो वापस रोल बैक हो जाएगा फर्दर। तो डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली हमेशा यस और नो की स्टेट में होता है। सो एज एटमोसिटी सजेस्ट इज एन ऑल और नन, मतलब ये तो होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ट्रांजेक्शन होगा या नहीं होगा। क्लियर है सबको? कंसिस्टेंसी का मतलब एज नेम सजेस्ट, डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंसी में होगा, हाफ फिनिश स्टेट में नहीं होगा, आधा फिनिश स्टेट में नहीं होगा। डेटा जब कंप्लीट हो जाएगा, कमिट होगा या रोल बैक होगा, तो वो जब डेटा कमिट हो जाएगा तो वो एक कंसिस्टेंट फॉर्म में होगा, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसी में होगा। सपोज करो हम पैसा निकालने गए, तो अब तुम्हारा ट्रांजेक्शन यस हो गया, जब यस हो गया ट्रांजेक्शन तो आपको पैसा मिल गया, तो आपके अकाउंट में डेटा जो जितना अमाउंट था, जितना आपने निकाला, उसके बाद पैसा कट के आपके अकाउंट में अपडेट हो जाएगा। तो वो डेटा जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम तो कंसिस्टेंट मिलेगा, मतलब उसका मीनिंगफुल डेटा मिलेगा, आधा फिनिश नहीं मिलेगा, या तो हो गया है या नहीं हो गया, दोनों चीजों में से एक ही चीज होगी। तो डेटा हमेशा आपको कंसिस्टेंट मिलेगा, आधी कंडीशन में नहीं होता इसमें कुछ भी, पूरा होगा हमेशा, ठीक है। तो इसमें दो चीजें चलती हैं, कमिटेड और रोल बैक, या तो हो गया या वापस हो गया, ठीक है। ये नहीं होता कि आधा चला और बस वहीं पर रुक गया, वहां पे नहीं होता। अगर आधा चल भी गया है, किसी कारण से सिस्टम फेलियर हो गया है, तो वो वापस उसी स्टेट में ले आएगा, या तो आगे चला जाएगा, रोल फॉरवर्ड हो जाएगा, या अनडू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कीवर्ड शुड बी इंपॉर्टेंट, रोल फॉरवर्ड एंड अनडू। सो वी विल कंसीडर दिस, फिर से करना या आगे जाना, ठीक है। अब आइसोलेशन क्या होता है? अब आइसोलेशन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर 4 पार्टिसिपेंट्स हैं, सबने डेटाबेस पे क्वेरी करी, तो सपोज करो वन पार्टिसिपेंट ने क्वेरी करी कि डेटाबेस की वर्जन क्या है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने डेटाबेस का वर्जन चेक किया है तो वो किसी दूसरे पार्टिसिपेंट को मिल जाएगा उसका रिजल्ट, तो जो जो क्वेरी करेगा उसका रिजल्ट उसी को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, आइसोलेटेड हो गया। हर ट्रांजेक्शन सेपरेट है फॉर ईच अदर अंटिल दे फिनिश्ड। मतलब अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन किया तो मेरा ट्रांजेक्शन का आउटपुट मुझे ही मिलेगा, कोई दूसरा पार्टिसिपेंट उसमें ट्रांजेक्शन करेगा तो उसका आउटपुट उसको मिलेगा। तो वेरी सिंपल,
कि ट्रांजेक्शन हमेशा आइसोलेटेड रहता है। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी हम कहते हैं ना, हम कोई सामान लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं यार ऐसा सामान देना जो ड्यूरेबल हो, जो ज्यादा चले। तो डेटाबेस के केस में भी ये कंडीशन लागू होती है, मतलब वो ड्यूरेबल होता है। एक बार डेटा सेव हो गया तो वो रिमेन सेम रहेगा, और आपके लिए जब भी आप उसको खोलोगे उसको आपको वही डेटा मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा, अनटिल अनलेस वो हम चेंज नहीं करें। चेंज कैसे करते हैं? ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो अब मैं सिंपल से फिगर पे जा रहा हूं, 4 लाइनर है। एटमोसिटी, सब लोग मेरे साथ रिपीट करो, एटमोसिटी, एटमोसिटी, कंसिस्टेंसी, 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 consistency, consistency, आइसोलेशन, isolation, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। durability, ड्यूरेबिलिटी। एटमोसिटी ट्रांजेक्शन या तो होगा या नहीं होगा, आधा कंसेप्ट नहीं होता, हाफ डन इज नथिंग, ठीक है। लाइकवाइज कंसिस्टेंसी में भी ट्रांजेक्शन होने के बाद डेटा आपको गारंटी कमिटेड ट्रांजेक्शन स्टेट में ही मिलेगा। जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है वो कंसिस्टेंसी स्टेट में ही मिलेगा। तो यहाँ पे कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। और आइसोलेशन का मतलब होता है ट्रांजेक्शंस आर इंडिपेंडेंट, मेरा ट्रांजेक्शन का आउटपुट मुझे ही मिलेगा। ट्रांजेक्शंस का मतलब होता है जो भी हम ऑपरेशन डेटाबेस पर करते हैं उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं डेटाबेस की भाषा में, ठीक है। और ड्यूरेबिलिटी मींस डेटा कमिटेड, डेटा नेवर लॉस्ट, जो डेटा हमने सेव कर दिया वो कभी नहीं खराब होगा, नहीं जाएगा, आपको डेटाबेस हमेशा मिलेगा। फेल्यूर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डेटाबेस के कॉन्सेप्ट की। डेटाबेस में ये इस थ्योरी पे डेटाबेस डेवलप्ड हुआ है जिसको हम एसेट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है? जस्ट रेज योर हैंड और रेज योर वॉइस। no, ओके। वेरी गुड। तो अब आगे चलता हूं। अब मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा बिकॉज तुम लोग नए हो। अब हम लोग ने वर्जन डिस्कस कर लिया है, अब मैं एडिशन डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो एडिशन होता है बेसिकली उसमें एक होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, डेवलपर। मैं एक काम करता हूँ, कोई ब्लॉग ही खोल लेता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इस सारी चीजों को समझ लेंगे देन वेरी वेरी इजीली हम आगे चले जाएंगे। इसमें लाइसेंसिंग इंपॉर्टेंट होता है, सारी चीजें स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं। तो हमारे पास 4 एडिशन है मेजरली, पहले इससे पहले भी कई एडिशन आ रहे थे लेकिन अभी ये मेजरली 4 एडिशन है गोइंग फॉरवर्ड। सो एंटरप्राइज माने जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़े एंटरप्राइज हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, वो जनरली एंटरप्राइज पे जाना पसंद करते हैं। पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, जिसके लिए हमें अलग से टूल नहीं खरीदना पड़ता, उसी फीचर के साथ हम एंटरप्राइज लाइसेंसिंग के साथ जा सकते हैं। दूसरा इसमें लाइसेंसिंग होता है स्टैंडर्ड। तीसरा होता है एक्सप्रेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज एडिशंस को हम कमर्शियली यूज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में आप इन दोनों लाइसेंस को कमर्शियली यूज कर सकते हो। तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जाऊंगा, लेकिन ये दोनों लाइसेंस पेड होते हैं, इसका पैसा लगता है। और इनके रेट में डिफरेंस इतना होता है कि स्टैंडर्ड लाइसेंस अगर ₹2.5 का आता है तो एंटरप्राइज लाइसेंस ₹10 का आएगा। इट्स अ 4 टाइम एक्स्ट्रा लगता है एंटरप्राइज में, बट उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। सिंस तुम सब लोग L2 लेवल पे हो तो L2 के हिसाब से हम प्रिपरेशन सोचेंगे। तो बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से एडिशन में क्या फीचर अनेबल्ड है, कौन से में क्या फीचर नहीं है, और क्यों दूसरे फीचर्स पे जाना चाहिए। कई बार हम जब क्लाइंट मीटिंग करते हैं तो क्लाइंट हमेशा ये पूछता है कि हम एंटरप्राइज पे क्यों जाएं और हम स्टैंडर्ड क्यों नहीं यूज कर सकते, या स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं तो हमें क्या नुकसान है, हम क्या चीज मिस करेंगे। तो वी शुड नो दैट, राइट। देन एक्सप्रेस एडिशन। तो एक्सप्रेस एडिशन मतलब ये जस्ट स्मॉल वर्जन है, आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन या बहुत छोटे एंड यूजर इसको यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत लिमिटेड फीचर्स होते हैं जिसमें आप बहुत कम काम कर सकते हो। डेटाबेस का साइज भी रिस्ट्रिक्ट होता है, नंबर ऑफ डेटाबेस भी रिस्ट्रिक्ट होते हैं, नंबर ऑफ कोर भी रिस्ट्रिक्ट होते हैं, सिस्टम का जो साइज है वो भी रिस्ट्रिक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आपने हाई एंड सर्वर लिया और उस पर इंस्टॉल कर दिया तो उस पर भी नहीं चलता है। देयर इज अ मल्टीपल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सप्रेस एडिशन, वेरी लिमिटेड। एंड डेवलपर एडिशन, सो डेवलपर एडिशन और एक्सप्रेस एडिशन सेम टू सेम होता है, सारे फीचर होते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर एडिशन इसलिए फ्री देता है कि जब बंदा डेवलपर एडिशन का काम करेगा और उसको आदत लग जाएगी तो अपने आप एंटरप्राइज फीचर्स के लिए जाएगा। तो वो एनकरेज करता है डेवलपर को कि सारे फीचर यूज करे। तो उसी हिसाब से डेवलपर उन जब सारे फीचर को यूज कर लेता है, एप्लीकेशन बना लेता है, डेटाबेस डिजाइन कर लेता है, तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी एंटरप्राइज एडिशन पे जाना पड़ जाता है। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कुछ फ्री नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? सो अब मैं आगे चलूं, सबके पास लिंक है, मैं फिर से पेस्ट करूं डाउनलोड करने के लिए 2016, क्योंकि अगली बैच में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, सबके लैपटॉप पे ये इंस्टॉल्ड होना चाहिए एंड एवरीबॉडी शुड नो विच फीचर, और अपने साथ में हैंड्स ऑन करते जाओगे। और ऐसा कर सकते हो कि आप 2 स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हो अपने लैपटॉप में, उससे क्या फायदा होगा, स्क्रीन को एक्सटेंड कर लो और इंस्टॉलेशन करके भी। हाँ, एक सेकंड, 5 मिनट रुकते हैं, है ना, 1 मिनट रुको। 32 मिनट दिखा रहा है, ठीक है। रिज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एडिशन सबको समझ में आ गया, वर्जन समझ में आ गया, वर्जन और एडिशन का डिफरेंस समझ में आ गया गाइस। अगर कोई अब अगली बार आपसे पूछेगा वर्जन क्या, एडिशन क्या, यू कैन अंडरस्टैंड दैट, राइट? यस यस। तो मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, ये भी देखो, ये लिंक मैं पिंग कर रहा हूँ, ध्यान रखना, ये लिंक से आप डाउनलोड कर लोगे डेवलपर एडिशन, ये वाली लिंक आप क्लिक करोगे, डाउनलोड नाउ। मेक श्योर अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग इसके साथ में भी रेडी होके बैठेंगे और लैपटॉप पे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। जिनने इंस्टॉल कर लिया वेरी गुड, जिनने नहीं किया है वो अगली क्लास में ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल डाउनलोड इट एंड स्टार्ट, ठीक है। और इसके बाद एक लिंक और शेयर कर रहा हूं आप लोग को, जिससे हमें SSMS भी डाउनलोड करना है। तो SSMS कुछ नहीं होता, एक टूल होता है जिसमें हम GUI लेवल पे कुछ डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं और वो सारी चीज कर सकते हैं जो हमें जरूरत है उसकी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ SSMS डाउनलोड करने के लिए। गाड़ी का लोन था क्या? नहीं था ना? नहीं, लोन था ही नहीं। आप SSMS का लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पहले क्या होता था, एक और इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ आप लोग को, वेरी इंटरेस्टिंग। जो पहले वर्जन होते थे, मतलब 2014 तक, उसमें SSMS इंटीग्रेट इन्वॉल्व होता था साथ में। अब क्या आने लग गया है कि SSMS अलग से आने लग गया, तो वो हमें अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जो नए वर्जन है ना, उसमें हमें SSMS अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। सो मेक श्योर डाउनलोड SSMS इन डेवलपर एडिशन फ्रॉम अबव लिंक्स, ठीक है, क्लियर है। सिंस हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, इसलिए हमने ना अपना एडिशंस और ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। आप देखो, तो मैंने यहाँ पे 2 वर्जन इंस्टॉल कर रखे हैं अपने सर्वर पे, अपने सिस्टम पे। एक तो मैंने यहाँ पे 2008 इंस्टॉल कर रखा है, 2016 इंस्टॉल कर रखा है, 2016 भी कर रखा है और 2019 भी कर रखा है। मेक श्योर कि आप लोग इसको कॉपी कर लो और अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर लो, क्योंकि जितनी जल्दी आप इसको डाउनलोड करोगे, जितनी जल्दी स्टैंडर्डाइजेशन हो जाएगा, आप साथ में लैब स्टेबलिश कर लोगे, आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि वैसे आप करोगे ना, ये ऊपर से निकल जाएगा, आप 1 घंटे बाद भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप लोग खुद नहीं करोगे, यू कैन नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट इजीली, ठीक है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, डेवलपर एडिशन, एक्सप्रेस एडिशन, standard edition and express edition. So we have 4 edition all done, all set, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ, जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है, आप लैपटॉप पे कई सारे वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो, बट आई रिकमेंड आप 2019 के साथ जाओ, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी, 2016 के सारे फीचर्स भी आ जाएंगे, जितने भी पुराने फीचर्स हैं वो भी आ जाएंगे और नए फीचर्स भी आप काम कर पाओगे। हाँ, कुछ फीचर हैं जिनको हम कह सकते हैं जो खत्म हो गए, माइक्रोसॉफ्ट ने जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, वो फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। उसके लिए हमें उन फीचर्स के उस पर्टिकुलर वर्जन को ही डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से मैंने आपको ये सारे सेटअप डाउनलोड कर लिए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा, आप भी चाहो तो कर सकते हो। इन सेटअप्स के डाउनलोड करने का एक और फायदा है कि हमें अपग्रेड कैसे करना है, पुराने वर्जन से नए वर्जन पे कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो
बीइंग ए डीबीए हमारा क्या काम होता है, हमारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब मैं वो डिस्कस करता हूँ, फिर हम उसको ये बताएंगे कि फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली मुझे भी इसके हिसाब से रेडी होके आना चाहिए, दैट्स ओके। तो हम जनरल रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेते हैं, क्योंकि ये मेरा लैपटॉप नहीं है, मैं किसी और के लैपटॉप से कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है। सो डीबीए की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल सा, बहुत सिंपल क्रिप्स वे में समझा देता हूँ, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म द नंबर ऑफ क्रिटिकल टास्क, ठीक है। प्राइमरी रोल इज प्रोटेक्ट द फाइल फ्रॉम लॉस और करप्शन, ऑल्सो मेक श्योर डेटा इजीली एक्सेसिबल व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये तो है ही एक सिंपल ऑप्शन इसमें। इसके अलावा सिक्योरिटी इंश्योर करना होती है हमें, ठीक है। सिक्योर कैसे रखें डेटाबेस को, कोई थ्रेट नहीं हो जाए, डेटाबेस को अप टू डेट कैसे रखें, उसके अलावा किसको परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है ना, ऑल दैट, ये सारी परमिशन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये दिख नहीं रहा उतना क्लियरली, बट मैं देखता हूँ। नेक्स्ट टाइम से हम पता क्या करेंगे, हम लोग ना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी पढ़ेंगे उसका एक एजेंडा तैयार करेंगे, और उस एजेंडा के बेसिस पे हम लोग वो करेंगे, वही देखेंगे, तो वो इजी रहेगा, और मटेरियल भी बना के रखेंगे स्लाइड में, ठीक है। तो जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी नेक्स्ट टाइम से। तो डीबीए का मतलब सबको पता है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो मैं अब ऐसे ही रैंडम वेबसाइट उठा रहा हूँ, क्योंकि रेडी नहीं है, बट हाँ हम लोग को पता होना चाहिए। क्रिएट and maintain all the databases required for develop, testing, education and production uses. Perform the capacity planning required to create and maintain a database. The DBA works closely with the system administration staff. Perform ongoing tuning of the database instances, install new instances of the MS SQL RDBMS and its other tools that access the database. Plan and implements the implementation of backup recovery of the database, control migration, ठीक है, database change reference, data changes, menu changes through the development life cycle. Implement and enforce the security, as we already discussed, security implementation and enforce उसको कैसे करना है। उसके बाद परफॉर्म डेटाबेस रीऑर्गेनाइजेशन, असिस्ट परफॉर्मेंस टास्क जिसको हम बोलते हैं, डेटाबेस कैसे अच्छे से परफॉर्म करेगा वो भी हमें ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि हम डेटाबेस डाल रहे हैं उसको हम एक स्टैंडर्ड वे में और मार्केट जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं OEM की वो फॉलो करें, जो मार्केट बेस्ट प्रैक्टिस है उनको फॉलो करें, वो सारी चीज़ें हमें याद रखना है, ठीक है। और जो डेटाबेस में न्यू क्रिएट करना है, शेयरिंग द रिसोर्स है, यूटिलिटी क्या है, डेटाबेस की मॉनिटरिंग क्या है, फिजिकल स्टेप्स क्या है, वो सारी चीज़ें वी हैव टू मेक श्योर, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों के लिए हमें, जब हमें इतनी सारी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ये ऑरेकल का किसी का खुला है, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करो, ऑलमोस्ट सेम होता है, फ्लेवर का फर्क है, बट ऑलमोस्ट यही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें फॉलो करनी होती है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे करना है, ठीक है, डेटाबेस में पार्टीशनिंग कैसे हो सकती है, डेटाबेस बड़ा हो गया तो उसमें मल्टीपल फाइल्स में कैसे जा सकते हैं, ऑल दैट। तो आज मैं बहुत सिंपल वेरी स्टार्टिंग बताऊंगा। जो इंस्टॉलेशन है वो बिल्कुल विजार्ड बेस्ड पे है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इंस्टॉलेशन करने के बाद आपको कौन सी चीजें कहाँ कहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, वैसे मैं तुम लोगों को करा के दिखा भी सकता था, दैट्स फाइन, बट नेक्स्ट टाइम से इंस्टॉलेशन के अलावा के जितने वीडियो होंगे वो हम सब डिस्कस करेंगे, जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा SSMS का वर्जन है वो 2020 का इन्होंने डाला है और 18.8 है, मतलब 18.8 वर्जन है, ठीक है। तो जो 2017 के बाद से 16 ऑनवर्ड्स ये SSMS सेपरेट टूल हो गया है। पहले ये इसके साथ में ही आता था सेम बाइनरीज पे, तो इसका जो सेटअप होता है उसको हम बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहले बाइनरी के साथ में ही आता था, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटेड साथ में आता था, अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता था। तो जैसे आप SSMS खोलोगे ना
तो ये विंडो अपेयर होगी। ये विंडो अपेयर होगी, सबसे पहले इसमें एक पॉपअप आएगा जो आपसे पूछेगा आपके मशीन की कनेक्टिविटी के लिए, जिसको हम इंस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी बता दूंगा आपको। यहाँ पे 2 ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ से भी ब्राउज कर सकते हो इंस्टेंस को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2019 का सेटअप, 2019 का सेटअप उसमें पड़ा है, इंस्टॉल नहीं है 2019, इंस्टॉल्ड है। तो कौन सी इंस्टेंस है? ये आपने की थी देव ये वाली। ठीक है, तो 2019 पे कनेक्ट कर रहा हूँ, हमारे पास और भी इंस्टेंस है, दैट्स अ प्रॉब्लम। सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स अब आप बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं याद है। सो यहाँ पे देखो आप, ये 13 है। 13 का मतलब क्या था, कोई बताएगा मुझे क्विकली? 13 मैंने लिखवाया था, कोई बताएगा मुझे क्विकली? 16 RTM है 2016 ये देखिए आप, 13 का मतलब क्या हुआ भाई लोग? 2016 RTM ये वर्जन है, 13 मतलब SQL वर्जन 2016। ये 16 वर्जन है। ये देखो 13 मतलब क्या, कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है? 2016 ठीक है, तो हम सिर्फ यहाँ पे देख के ही पता लग जाएगा कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया है। ठीक है, क्लियर है सबको? यस 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 वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, स्लैश के पहले हमारे आगे जो नंबर नाम लिखा है ना, वो उसको हम बोलेंगे सर्वर नेम। बेसिकली जो हमारा होस्ट नेम होता है, सर्वर नेम भी बोलते हैं उसको, होस्ट नेम भी बोल सकते हैं। अगर हमें होस्ट नेम पता करना है तो हम CMD के थ्रू भी पता कर सकते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम ये है, सबको क्लियर हो रहा है? होस्ट नेम क्या है? ये है, देखो दिख रहा है, ये हमारा होस्ट नेम। इसके बाद आप देख रहे हो इसके आगे स्लैश लगी हुई है, इस तरह से स्लैश लगी हुई है, देख रहे हो आप? इसके आगे इस तरह से स्लैश लगी हुई है, ऐसे ऐसे स्लैश लगी है ना एक। यस राइट। बाद जो स्लैश है इसको बोलेंगे इंस्टेंस नेम। तो हमारे केस में इंस्टेंस नेम क्या हुआ? स्लैश के बाद क्या लिखा हुआ है? देव DAV देव ठीक है, तो डेव लिखा हुआ है, राइट? तो ये हमारी इंस्टेंस नेम होगी। तो अब MS SQL में 2 तरह की इंस्टेंस होती हैं। MS SQL में 2 इंस्टेंसेस होती हैं, 2 तरह की इंस्टेंसेस होती हैं। वन इज डिफॉल्ट इंस्टेंस, सेकंड इज नेम इंस्टेंस। नेम ये दोनों ही चीजें आपकी यूनिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें अनयूनिक कुछ होगा, सब सारी चीजें यूनिक होती हैं। ठीक है, तो डिफॉल्ट इंस्टेंस का मतलब होगा जब अगर आपके सर्वर पर डिफॉल्ट इंस्टेंस इंस्टॉल होगी तो उसमें लिख के ऐसे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, वो आपको मैं बताऊंगा कहाँ पे आएगा। MS SQL सर्वर ऐसे लिख के आएगा। इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो इस वाले सर्वर पे हमने कोई डिफॉल्ट इंस्टेंस इंस्टॉल नहीं करी है। नेम्ड इंस्टेंस कौन सी इंस्टेंस है? जैसे हमने कोई भी नेम दे दिया देव, तो ऐसा नहीं कि मैं देव और डेव के अलावा डेव फिर से इंस्टॉल कर लूंगा, नहीं। अगर मैं फिर से एक और चाहिए तो मैं डेव बंद करूंगा, और चाहिए तो मैं डेव 2 करूंगा। तो हमेशा आप देखोगे कि ये नेम हमेशा यूनिक होंगे। तो आपको मतलब समझ में आ गया डिफॉल्ट इंस्टेंस का और नेम्ड इंस्टेंस का। डिफॉल्ट इंस्टेंस में मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्ट सर्वर नेम से कनेक्ट कर सकते हो, उसमें इस तरह से स्लैश के बाद नाम नहीं लिखा होगा, वो डिफॉल्ट इंस्टेंस होगा, डायरेक्टली सर्वर के कनेक्ट हो जाएगा। गौरव, मतलब होस्ट जो होस्ट नेम है वो आपका डिफॉल्ट SQL सर्वर कहलाएगा ना? हाँ, जो होस्ट नेम बिकम योर डिफॉल्ट इंस्टेंस। ठीक है, तो अब हम ये सारी चीजें क्यों डिस्कस कर रहे हैं, व्हाई इट इज नीडेड? क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेशन से हम कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को तो हमें हमेशा सर्वर नेम देना पड़ेगा। तो वो आपसे पूछेंगे भैया इंस्टेंस नेम क्या है, तो इंस्टेंस नेम हमें पता होना चाहिए। तो सर्वर नेम स्लैश इंस्टेंस नेम होता है। तो डिफॉल्ट इंस्टेंस के केस में हमें स्लैश देने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप सर्वर नेम दे दोगे, इट इज कंसीडर्ड एज अ डिफॉल्ट नेम इंस्टेंस। ठीक है, अब ये कौन से पोर्ट पे कनेक्ट होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो द पोर्ट नंबर, इसका डिफॉल्ट पोर्ट क्या है। तो पोर्ट का मतलब क्या होता है, आपने IT में पढ़ा होगा, हमेशा जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी प्रोसेस चलती है, वो किसी ना किसी पोर्ट पे ही रन करती है, बिना किसी पोर्ट के वो नहीं चल सकती।
कोई भी प्रोसेस अगर हम टीसीपी के थ्रू फॉलो कर रहे हैं तो वो पोर्ट पे ही चलेगी, टीसीपी आईपी के थ्रू अगर हम कोई प्रोसेस रन कर रहे हैं तो पोर्ट के थ्रू ही करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा है, जैसे सपोज करो हमारी सोसाइटी का कोई गेट है, अगर हमने गेट बंद कर दिया तो हमें पता है ना कि कौन विजिटर कौन से नंबर गेट से आएगा, तो गेट डिफाइंड है ना यहाँ पे। ऐसे ही अगर हम एप्लीकेशन सर्वर से डेटाबेस सर्वर में घुस रहे हैं तो कौन से पोर्ट से घुसेंगे ये फिक्स्ड है। इसको हम डायनेमिक भी कर सकते हैं, बट एज एन सिक्योरिटी एडवाइजरी इसको हमें फिक्स्ड रखना चाहिए। वो अगर हमें कोई पूछता है कि डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा है, कौन सा बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है जो एमएस एसक्यूएल ने असाइन कर रखा है, अपने लिए बोल रखा है, ले रखा है, तो वो पोर्ट होता है 1433 टीसीपी आईपी पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीसीपी आईपी पोर्ट। इसमें जब भी आप कनेक्ट करते हो तो आपको हमेशा 2 पोर्ट ओपन कराना है। तो कल के दिन अगर आप डीबीए की ऑपरेशन कर रहे हो और आपसे कोई पूछेगा कि मुझे इंस्टेंस नेम दो, तो आप बताओगे कि मेरे पास डिफॉल्ट इंस्टेंस है, तो डायरेक्टली होस्ट नेम के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड अब वो आपसे पूछेगा कि कौन से पोर्ट पर कनेक्ट करना है, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर अलग 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 सर्वर पे है और डेटाबेस सर्वर अलग सर्वर पे है, अलग 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 मशीन हैं। तो उस केस में आपको उनका पोर्ट नंबर भी बताना पड़ेगा टीसीपी आईपी थ्रू कनेक्ट करने के लिए। तो आप उसको बताओगे 1433 पे हमारा पोर्ट नंबर है। तो ये मैं करके दिखाऊंगा आपको, अभी मैं थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ में 1434 इसका यूडीपी पोर्ट भी ओपन होना चाहिए। तो इट इज मैंडेटरी टू ओपन द यूडीपी पोर्ट ऑल्सो ऑलवेज। अगर हम स्टैटिक पोर्ट यूज कोई और दूसरा भी कर रहे हैं तब भी मेक श्योर वी शुड ओपन द यूडीपी पोर्ट। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट ऑफ द डेटाबेस सर्वर। तो ये क्या यूज होता है कि इसको हम डायरेक्टली अगर हमें कभी हमारा सिस्टम का बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन बढ़ जाए, हम उसको नॉर्मली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में एसक्यूएल ने एक फैसिलिटी दी है, उसको यूडीपी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करके अपना इश्यू रिजॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्ट होता है, जिसको हम यूडीपी पोर्ट बोलते हैं। गाइस यूडीपी और टीसीपी में कंफ्यूज नहीं होना है जब भी हम कनेक्टिविटी करते हैं थ्रू द टीसीपी आईपी पोर्ट। सो ऑल क्लियर हियर? एनी इशू टिल नाउ? ठीक है, No. वेरी। अब मैं इंस्टेंस लेवल पे बता रहा हूँ, यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि ये है क्या। ठीक है, जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे सिंपल विजार्ड सिस्टम होता है, मैं करके दिखा देता हूं आपको इफ यू वांट। आई एम नॉट गोइंग टू कंप्लीट रन दिस exe, just give you a brief, I mean small brief, not much। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ पे डाउनलोड नीचे जैसे हमारे पास ये SSMS का वर्जन था वो हमने जैसे यहाँ इंस्टॉल किया, देख रहे हो आप इसकी exe यहाँ पर है। तो जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर रन करेंगे मेक श्योर वी शुड ऑलवेज रन थ्रू द रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्यों? क्योंकि जब आप इंस्टॉलेशन विदाउट एडमिनिस्ट्रेटर रन करते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज के साथ ही इंस्टॉल हो सकती हैं। तो जब भी आप इंस्टॉल करोगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही करोगे। तो आप कौन हो? एडमिनिस्ट्रेटर हो, जो सब कुछ मैनेज करता है, जो सुपर पावर है सर्वर के लिए। ठीक है, ठीक है। ओके। तो रन करोगे तो आप इस तरह से, तो अगर किसी ने रन कर लिया होगा दैट्स ओके, ये सारी चीजें एवोल्यूएट करेगा। ये आपसे पूछेगा आपको क्या पढ़ना करना है, कस्टम करना है, बेसिक करना है या डाउनलोड मीडिया करना है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको फर्दर ले जा सकते हो बेसिक। तो यहाँ पे आपको लाइसेंस एग्रीमेंट एक्सेप्ट करना है, देन यू विल गेट द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन। इफ यू डोंट हैव मच लोकेशन, ज्यादा साइज नहीं है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सी से दूसरी लोकेशन पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। हाउएवर सपोज करो इसमें मुझे नहीं पता कि इसमें ड्राइव है कि नहीं, डी लेट्स सी, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स देयर और नॉट। डी ड्राइव इज देयर, ओके। सो डी ड्राइव में भी हम कर सकते हैं इसको इंस्टॉल, बट मिनिमम कुछ स्पेस सी का जाएगा ही, और वो कुछ सिस्टम फाइल सी में इंस्टॉल्ड होंगी ही। तो अब ये डायरेक्ट इंस्टॉल के लिए पूछ रहा है आपसे, तो अगर मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो 19 में थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस है, 16 और 17 में डिफरेंस है। तो इसमें ये क्या करते हैं, डेवलपर एडिशन में पहले आपसे बेसिक पूछ लेता है, उसके बाद जब आप इंस्टॉल करते हो, इसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ, होपफुली ये जब तक थोड़ा सा होने दो। तो
जब तक ये हो रहा है मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है। जब हमने अपना इंस्टॉलेशन पाथ से इसको खोला, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चलाया, तो यहाँ पे हमें प्लानिंग विंडो मिल गई जिसमें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेकर टूल भी है और डेटा माइग्रेशन टूल है जो डेटा को माइग्रेट करने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। प्लस इसमें इंस्टॉलेशन की गाइड है और अदर स्टेप्स हैं जिसको अगर आपको पढ़ना है डायरेक्टली आप इसको पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टैब होता है इंस्टॉलेशन। तो इंस्टॉलेशन में मल्टीपल वे होते हैं इंस्टॉलेशन के, आई मीन मल्टीपल मेथड नहीं कहेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस कहेंगे। मतलब जैसे अगर आप इंस्टॉलेशन क्लस्टर पे कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये वाले ऑप्शंस यूज करने पड़ेंगे। जो टॉप 4th ऑप्शन है ये देखो, न्यू इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आपको क्लस्टर के लिए ये ऑप्शन यूज करने पड़ेंगे। अगर हम प्रीवियस वर्जन से अपग्रेड कर रहे हैं तो हमें ये ऑप्शन करना पड़ेगा। अगर हमें मशीन लर्निंग इंस्टॉल करना है तो हमें ये वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ये डिसेबल इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी एक सेटअप चल रहा है पीछे। स्टैंड अलोन हमें करना है तो स्टैंड अलोन माने सिंगल सर्वर पे हमें इंस्टॉलेशन करना है एसक्यूएल सर्वर का, तो ये वाला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब पहले वर्जन में क्या था, ये सारी चीजें अलग अलग नहीं होती थी, साथ में ही आ जाती थी, वहां पे चेक कर लेते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया, जिससे क्या है पैकेज का साइज छोटा हो गया। जैसे कि आप सब जानते हो कि जब हम इंस्टॉलेशन जीयूआई के थ्रू करते हैं, यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, उसका साइजेस बढ़ जाते हैं। अगर यही इंस्टॉलेशन आप लाइनक्स पे करोगे तो आपको छोटा पैकेज मिलेगा क्योंकि उसमें यूजर इंटरफेस नहीं होता, सब कमांड पे काम होता है, ठीक है। तो हम इंस्टॉलेशन टैब पे जाते हैं। तो इसमें कुछ इशू हो सकता है, पता नहीं, ये सर्वर रीस्टार्ट नहीं हुआ तो हो सकता है कुछ वियर्ड बिहेव करे। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम ना रीस्टार्ट ही सॉल्व कर देता है। जैसे कल हम एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे थे, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, हम सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। हम लोग लाइनक्स सर्वर से यूनिक्स विंडो सर्वर को कनेक्ट कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, नहीं कनेक्ट हो रहा था। फिर हमने क्या किया, लाइनक्स सर्वर को रिबूट किया, वो सिस्टम इशू हो गया, फिक्स हो गया और चलने लग गया, ठीक है। तो इस तरह की चीजें कई बार रीस्टार्ट हमारा सॉल्व कर देता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है रजिस्ट्री में कोई चीजें, कई सेटिंग अप्लाई नहीं हो पाती हैं, तो रीस्टार्ट से वो सारी सेटिंग कई बार फिक्स हो जाती है। तो इट इज अ बैड एडवाइजेबल। कई बार अगर चीजें नहीं समझ में आ रही तो हम एज ए डीबीए, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ये रिकमेंड कर सकते हैं, कैन बी टेक अ रीस्टार्ट वंस टू फिक्स द इशू। बट ऐसा नहीं है कि रीस्टार्ट में सिस्टम स्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम फिक्स होती है, ऐसा नहीं कि सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम फिक्स हो जाएंगी। आई मीन जो सिक्योरिटी अगर आपने नहीं दी और तुम बोलो नहीं मैं रीस्टार्ट कर दूंगा तो वो फिक्स हो जाएगी, नहीं, तो उस केस में आपको सिक्योरिटी देना होगा, रीस्टार्ट की जरूरत नहीं होगी वहाँ। तो सिस्टम रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड, इंस्टॉलेशन रिलेटेड इस तरह के काम कर रहे हैं तो रीस्टार्ट कैन बी इजी टास्क फॉर यू, मतलब वो कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ इसका इसका नेक्स्ट पॉपअप जब तक अपेयर होगा तब तक हम वेट करते हैं, ठीक है। और जो पेंडिंग रीफाइल वाला था, यहाँ पे हमने जो पेंडिंग लिया था वो वापस डाल देंगे, क्योंकि ये स्टेट अगर हमारा खराब हो गया तो सिस्टम प्रॉब्लम कर सकता है। बेटर बाईपास करने के बाद हम ये चीज़ें वापस डाल देंगे, ठीक है। तो मैं इस लोकेशन को आप लोग लिखना चाहो तो ये वेरी यूजफुल है, ये नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता, बट इट्स गुड कि अगर हमें रीसेट बाईपास करना है तो इस स्टेट पे जाके हम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में, लोकल की मशीन्स में, सिस्टम में करंट कंट्रोलर सेट, कंट्रोलर सेशन मैनेजर, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ।